हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th की बिजनेस का चैप्टर नंबर 5 विच इज ऑर्गेनाइजिंग। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा स्वीट सा चैप्टर है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, जैसे मम्मी आपको बोलती है देख तूने सारा का सारा कमरा कैसे बिखरा के रखा हुआ है, इनको अपनी जगह पर रख दे, ऑर्गेनाइज करके रख दे। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना मतलब कि समेट कर रखना, इस तरीके से जो नॉर्मल भाषा में होता है। ठीक है, लेकिन हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते। और अगर ये नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी फॉलो कर दिए हैं, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टा की भी और टेलीग्राम की भी। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन क्या था हमारा मैनेजमेंट का, प्लानिंग था। ठीक है, कि हमें प्लान करना है कि भाई हम यहाँ पर है तो हमें यहाँ तक पहुंचना है, वी प्लान। ठीक है, पिछले चैप्टर में। लेकिन अब हमें उस प्लान को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है वो देखो। वंस ऑब्जेक्टिव और प्लान्स आर लेड डाउन, जैसे ही ऑब्जेक्टिव और प्लान बन जाएंगे, मैनेजमेंट को ये देखना है कि भाई हमें कितने सारे काम करने हैं, कितने सारी एक्टिविटीज करनी है, और जो जो हमने प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक हमें रिसोर्सेज को भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने प्लान बनाया कि भाई मुझे तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। अब ये तो मैंने प्लान बना लिया, लेकिन उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भाई काम भी तो करने पड़ेंगे, एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी, और रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने होंगे। रिसोर्सेज क्या इकट्ठे करने होंगे, जैसे कि मशीनरी लानी पड़ेगी, लेबर लानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो प्लान को जब हम प्लान बना लेते हैं तो मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, ये जानना होता है कि भाई अब हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और रिसोर्सेज करने हैं, ताकि हम उस प्लान को लागू कर सके या फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिखरा के रखा हुआ है कमरा, उसको समेट दो, है ना। तो सब कुछ अरेंज करना एक ऑर्डरली फॉर्म में, और रिसोर्सेज को इकट्ठा करना ताकि हमारा जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का एम क्या है, उसका मकसद क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, ताकि विच एनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर, ताकि साथ ही साथ सारे लोग काम करें एक ऑर्गेनाइजेशन को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर एक डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाइंग करना है और कौन सा ग्रुप हमें, कौन सा वर्क हमें परफॉर्म करना है, क्या काम हमें करना है, उसकी लिस्ट बनानी है, उसको ग्रुप करना है। ठीक है, डिफाइन करना है कि भाई कौन कौन सा काम हमें करना है, डेलीगेट करना है मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है। ठीक है, अथॉरिटी बांटनी है, मैनेजर्स को काम देना है, वर्कर्स को काम देना है, टॉप लेवल मैनेजर्स को पॉलिसीज वगैरह बनानी है, एस्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप को। ठीक है, रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करनी होती है, ताकि लोग बाग जो है बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, पीपल टू वर्क, और बहुत सारे लोग घुल मिल के इफेक्टिवली काम करें, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, जितने भी मकसद है वो पूरे हो जाए। समझ में आया, तो ये होता है भाई हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, याद आ रहा है कौन से चैप्टर से, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है कि जितना भी टोटल वर्क है, टोटल जितना भी काम हमें करना है, उसको जॉब वाइज डिवाइड कर दो। कि जैसे पूरा काम है, इतना हिस्सा एक जॉब वाले इंसान करेगा, इतना हिस्सा एक, इतना हिस्सा एक, इतना 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 एक। ठीक है, जैसे झाड़ू पोछे का काम जो है वो क्लीनर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फाइनेंस का काम है वो फाइनेंस वाले करेंगे, मार्केटिंग का काम जो है वो मार्केटिंग वाले करेंगे। ठीक है, लेबर का जो काम है वो लेबर करेगी। इस तरीके से जो टोटल वर्क है वो अकॉर्डिंग टू द जॉब्स बांट दो। ठीक है, डिवाइड कर दो। अब जॉब क्या होती है, एक टास्क जो हमें करना ही करना होता है, और वो कौन करता है, एक इंडिविजुअल करता है, एक इंडिविजुअल एक टास्क करता है, उसको हम जॉब कहते हैं। ठीक है, इट शुड हैव स्पेसिफिक एंड डेफिनेट टास्क टू बी परफॉर्म। इस जॉब के अंदर पूरे लिस्ट ऑफ टास्क होते हैं, डेफिनेट और स्पेसिफिक टास्क होते हैं कि इस जॉब के अंदर आपको ये काम संभालना है या फिर ये काम करना है। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी डिफाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलॉन्ग विद जॉब। जॉब के साथ साथ रिजल्ट भी आपके साथ देखे जाते हैं कि जॉब तो आपको मिल ही रही है, साथ में आप काम भी करो, लेकिन आप रिजल्ट भी ला पा रहे हो या नहीं वो भी आपका देखा जाता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है,
स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट एंड स्किल प्लस अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क इस तरीके से होना चाहिए, काम को हमें इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए ताकि हम जो है अलग अलग टाइप के अलग अलग स्किल्स के लोग जो है हायर कर सके। जैसे मार्केटिंग का काम है तो हम एमबीए इन मार्केटिंग वाले लोगों को हायर करें, तो डिवीजन ऑफ वर्क अलग अलग स्किल्स और एफर्ट के हिसाब से स्पेशलाइज करना चाहिए और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, इस तरीके से हमें काम को डिवाइड करना चाहिए। मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी हेल्प करे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। अब दूसरा कौन सा प्रोसेस का स्टेप है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, देखो ग्रुपिंग सिमिलर और रिलेटेड जॉब इनटू द लार्जर यूनिट कॉल्ड द डिपार्टमेंट। जैसे मान लो ये पूरा काम है, उस काम में एक कुछ जॉब ऐसी होंगी जो कि सबका नेचर सेम होगा, ठीक है, और कुछ जॉब ऐसी होंगी जिनका नेचर बिल्कुल सेम होगा, राइट। जैसे कि मान लो मार्केटिंग में ये जो हिस्सा है काम का, ये पूरा काम है, इतना जो हिस्सा है इस काम का, इस काम में हमारा एडवर्टाइजिंग आता है, सेल्स आती हैं और इसके अंदर प्रोडक्शन भी आता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम एक जैसा कि एडवर्टाइज करवाना, सेल्स करवाना, ठीक है, ब्रांडिंग कराना, तो ये एक डिपार्टमेंट बन गया जिसमें सेम से काम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। तो सिमिलर और रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं लार्जर यूनिट्स में हम बांट देते हैं, जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग से रिलेटेड काम होगा, ठीक है, और उनका एक डिपार्टमेंट हेड भी होता है। अभी जो डिपार्टमेंट है ये सारे एक से एक लिंक होते हैं और दूसरे हर एक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग के जो एडवर्टाइजिंग का पैसा लगेगा वो कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही तो देगा। सो ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन, ये डिपार्टमेंट इसलिए सेटअप किए जाते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन हो और सबके सब यूनिटी ऑफ एक्शन करें, मतलब सबके सब एक दिशा में ही काम करें, ठीक है। और डिपार्टमेंटलाइजेशन फंक्शन के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे कि मार्केटिंग पर्सोनल, फाइनेंस पर्सोनल मींस हायरिंग वगैरह करना लोगों की, ठीक है। प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जैसे कि टेक्सटाइल, केमिकल, पावर डिवीजन। और टेरिटरी के हिसाब से भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है या फिर डिपार्टमेंटेशन होता है, जैसे कि नॉर्दर्न हिस्से में या फिर वेस्टर्न हिस्से में या फिर ईस्टर्न हिस्से में हमें डिपार्टमेंट खोलना है तो टेरिटरी वाइज भी होता है, राइट। अब तीसरा स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का। अब यहाँ पर जैसे कि हमने अलग अलग जॉब पोजीशन निकाल ली कि इस काम के लिए इस जॉब को हमें निकालना होगा और हमें इस जॉब का ये काम होगा, इस तरीके से जैसे ही डिपार्टमेंट फॉर्म हो जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड जो है वो रख दिया जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये संभालेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये संभालेगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को ये संभालेगा। इस तरीके से जॉब्स जो है उस इंसान को दी जाती है जो कि बेस्ट है उस जॉब को करने के लिए। उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड देखा जाता है ताकि ड्यूटी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो जिस भी ड्यूटी के साथ मैच करेगी तब आपको जॉब मिल जाएगी वही वाली, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइनेंस अगर डिपार्टमेंट है तो उसके लिए सीए, सीएस, सीएफए और इन सब की जरूरत पड़ेगी, या फिर अकाउंट वाले लोगों को, है ना। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये जो है हमारा चौथा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ग्रांटिंग रिक्वेसाइट अथॉरिटी टू एनेबल एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरली। मतलब कि इतनी अथॉरिटी हम ग्रांट करें एम्प्लॉयज़ को हम इतनी पावर ग्रांट करें कि वो आराम से सेटिस्फाई होकर अपनी जॉब को परफॉर्म करें, ठीक है। अगर एक इंसान को जॉब करने में मज़ा नहीं आ रहा तो फिर वो कैसे अपनी जॉब करेगा, है ना। उसको सेटिस्फाई होना चाहिए जॉब से। तो सुपीरियर जो होते हैं हमारे, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, यानी कि एक जो होगा वो मालिक या फिर मैनेजर होगा और उसके नीचे काम करने वाले काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्रिएटर्स मैनेजमेंट हायरार्की, एक हायरार्की बननी चाहिए। स्केलर चेन का फॉर्म, वो जो आपने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल, कि सबके बीच में एक गैंग प्लैंक होना चाहिए, मतलब सबके पास एक सबॉर्डिनेट होना चाहिए, उस सबॉर्डिनेट से उसको डायरेक्शन मिलेंगे। अगर इन केसों से कम्युनिकेशन करनी पड़ जाए तो अपने मैनेजर से करें, लेकिन अगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, और उसके थ्रू वो बात कर सके, तो स्केलर चेन होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस की, कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, हर एक इंडिविजुअल को एक काम दे दिया जाता है, एक काम दिया जाता है, पूरा टास्क नहीं दिया जाता। अगर हम अपने काम को छोटे छोटे गोल्स में या फिर छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देंगे तो हमारी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी और स्पेशलाइजेशन से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है।
क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब क्या होता है यहाँ पर, हर एक इंसान को उसकी अथॉरिटी, कि उसके पास क्या क्या पावर्स है, और हर एक इंसान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि मैं किस चीज़ के लिए, फिर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उससे क्लैरिटी होती है वर्किंग में कि भाई हमें अपना काम अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है ना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर सबको पता है कि सबकी जॉब क्या है, उनकी ड्यूटी का क्या है, उनको कन्फ्यूजन नहीं होती और डुप्लीकेशन भी नहीं होती, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होता है, इससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि ना तो कोई डुप्लीकेशन होता, सबको अपने काम पता है, ठीक है, और डुप्लीकेशन नहीं होता तो कन्फ्यूजन भी नहीं होती और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या फिर हमारे साधन का वेस्टेज नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखो, अडॉप्टिंग टू चेंज। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो लाइक इसमें आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें क्या होता है कि आपको आपका काम बता दिया जाता है कि आपका जो काम है वो ये है, आपकी जो जॉब है वो ये है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कुछ खुद से डिसीजन भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा सिस्टम है कि अगर आप किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है कि ये चीज़ बदली जानी चाहिए तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब यहाँ पर क्या होता है, पर्सोनल यानी कि एम्प्लॉयज़, उनका डेवलपमेंट। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है उनकी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनका क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है, उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं इस तरीके से। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो हमारी जो है ग्रोथ होगी एंटरप्राइज की, और डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब फैलेगा। हम ज़्यादा जॉब वाले इंसानों को लेंगे, मतलब ज़्यादा जॉब पे लोगों को रखेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जोग्राफिकल टेरिटरीज को लॉन्च करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब हम बात करें कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके। It seeks to establish relationship among all the person working in an organization. Organization में, ऑफिस में जितने भी इंसान काम कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं और वो सारी पोस्ट या फिर वो सारी जॉब्स जो है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। रिलेशन अमंग पर्सन वर्किंग, जो रिलेशन है जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच का, ऑन डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइन, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ये एक ऐसा जाल है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क जो है परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, और जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे काम जो है आराम से कर सकें, ठीक है। दोबारा देखो, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल जो वर्क होते हैं और ऑपरेशनिंग वाले जो भी वर्क होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहाँ पर मैनेजर्स एंड बाकी सारे एम्प्लॉयज़ जो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पर मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क जो है परफॉर्म किए जाते हैं। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, कि एक सुपीरियर या फिर एक टॉप बॉस जो है वो कितने सबऑर्डिनेट या फिर कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, ठीक है। ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव अ शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बॉस जो है कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को संभाल सकता है, और इसी के हिसाब से क्या डिसाइड होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या शेप होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेशन टास्क होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, और ये पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब कितनी बड़ी मैनेजमेंट होगी या फिर कितनी बड़ी फर्म होगी, वो इसी चीज़ से डिसाइड होती है। कि अगर जैसे मान लो बहुत सारे मैनेजर्स हैं और बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स उसके अंदर काम कर रहे हैं एक मैनेजर के अंडर, और ऐसे ही कई कई सारे मैनेजर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, ठीक है। इससे पता चलता है कि अगर मान लो नैरो स्पैन होगा मैनेजमेंट का
तो इससे क्या होगा, जैसे मतलब कम कम मैनेजर्स होंगे, लाइक एक मैनेजर और दूसरा मैनेजर, ठीक है, ये ऐसे नैरो स्पैन है, तो फिर टॉल स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे लंबा वाला स्ट्रक्चर बनेगा। और बहुत सारे मैनेजर्स और बहुत सारे सबॉर्डिनेट है तो फिर फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। सो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही कवर करेंगे, ठीक है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिविटीज इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज जो होती है वो ग्रुप होती है और डिपार्टमेंट भी क्रिएट होता है, मतलब एक्टिविटीज की हम ग्रुपिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, कि ये एक्टिविटी सिमिलर है तो इसको एक ग्रुप में, ये एक्टिविटी सिमिलर है तो इसको एक ग्रुप में, और उसी ग्रुपिंग के हिसाब से डिपार्टमेंट फॉर्म होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब्स, जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगी, जितनी भी सेल्स के अंदर जॉब है वो सारी सेल्स डिपार्टमेंट में है, जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएंगी। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मतलब फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये किस कहाँ पर सुटेबल करेगा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिन कंपनीज की सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए। और एडवांटेज क्या है भाई, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि बेटर डिसीजन ऑफ लेबर होता है, यहाँ पर हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं क्योंकि हमारी एक प्रोडक्ट की लाइन होती है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट में हम आराम से सारे के सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सब आराम से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी हो जाती है, मैनेजर को पता होता है कि हाँ इस प्रोडक्ट का ये काम है, ठीक है। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो उससे मैनेजर को ही ध्यान नहीं रहेगा कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट में से उस प्रोडक्ट का ये काम था, उसका ये काम था, ऐसे ऐसे, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी भी अच्छे से हो पाती है, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है, कि एक ही प्रोडक्ट है तो कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, की ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर कर देते हैं। कैसे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने विषय के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है, काम कर भी देता है नहीं भी करता, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो तो इग्नोर हो ही गए हैं। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, की जितने भी जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है या फिर एचआर या फिर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन या फिर तालमेल नहीं बैठ पाता क्योंकि सब अपनी विशेष के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, का अच्छे से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती है ऑर्गेनाइजेशन की। अब सबसे पहले हमने फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ लिया या फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब दूसरा होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी परफॉर्म। जैसे मान लो हमारा कोई बिजनेस है और उसमें अलग अलग प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हम मेटल भी बनाते हैं, हम प्लास्टिक भी बनाते हैं, हम कॉस्मेटिक्स भी बना देते हैं। जैसे टाटा ग्रुप लगा लो, टाटा ग्रुप नमक भी बनाते हैं, और उसके बाद कार्स में भी आ गए हैं, टाटा की कार्स होती हैं, और टाटा की कितनी सारी लाइंस है, कॉस्मेटिक्स भी हैं, एजुकेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये उनका जो बिजनेस माना जाएगा वो कैसे माना जाएगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। सो ये होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कॉस्मेटिक का बिजनेस है तो कॉस्मेटिक के अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग, इस तरीके से गारमेंट्स के अलग बनेंगे, फुटवेयर के अलग और स्किन केयर के लिए अलग, ठीक है। अब इसमें सुटेबिलिटी क्या होती है, ये उन चीज़ों के उन ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल होता है जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और जो मल्टी प्रोडक्ट में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन उनको चाहिए होता है। ऑल्सो ग्रोइंग कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट्स जो है उनकी लाइंस बढ़ाना चाहती है फ्यूचर में, ओके। एडवांटेजेस क्या है, जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी, है ना, और क्विक डिसीजन मेकिंग है, और डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है हर डिपार्टमेंट का वो देख लिया जाता है। और मान लो अगर किसी एरिया में हमारा लॉस हो रहा है, जैसे मान लो कॉस्मेटिक के बिजनेस में हमारा लॉस हो रहा है, तो हम उसको आराम से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और क्विक डिसीजन मेकिंग में भी आप एक बार देख लो, डिविजनल मैनेजर जो है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है इंडिपेंडेंटली, ताकि डिसीजन जो है वो क्विक एंड इफेक्टिव हो जाए। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखो, हम जो है ग्रोथ एंड एक्सपैंड कर सकते हैं, नए नए डिवीजन, नए नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बना। मान लो हमें कॉस्मेटिक गारमेंट्स के अलावा एक और फील्ड खोलनी है, जैसे कि पेट फूड की अगर हमें कोई डिपार्टमेंट खोलना है तो हमें कॉस्मेटिक के डिपार्टमेंट्स को छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम आराम से दूसरा डिपार्टमेंट खोल सकते हैं, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो जाता है।
अब डिवीजन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अब भाई इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आराम से हो जाता है। डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन, बहुत सारी जॉब्स जो हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है, मतलब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर से सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है। अब एक और चीज पढ़नी है हमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो और कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये देखो, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट डिजाइन करता है खुद, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मकसद है, जितने भी गोल्स है, जितने भी ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो जाए, है ना। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी। इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज डिफाइन होती है कि भाई किसके पास कितनी पावर होगी, किसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के या फिर बिजनेस के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, ठीक है। अब लुइस एलन ने एक डेफिनेशन दी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, क्या है, जिसके अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वेल डिफाइंड जॉब हो, सबके पास अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि हम आंसरेबल होते हैं। मान लो मेरे सुपीरियर ने मुझे कुछ काम दिया, तो मैं अपना काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं अपना काम करके और अपने सुपीरियर को आंसर दूंगी कि मैंने काम क्यों किया और कैसे किया, इस तरीके से। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है, इसके खुद के रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी रिटन फॉर्म में। ये इम्पर्सनल है, मतलब कि इसे इमोशनल एस्पेक्ट का कोई काम नहीं है, इसमें पर्सनल एस्पेक्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर डिफाइन होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हर एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इसमें कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं, ये भी लिखा होता है, ठीक है। ये इसलिए क्रिएट की जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। रेडी, ओके। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है, एक तो सबके बीच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में आराम से हेल्प कर देता है, कोई भी ओवरलैपिंग या फिर डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होती है, यूनिटी ऑफ कमांड दे दी जाती है, मतलब कि आपके अंडर कौन सा, आपके अबव कौन सा मैनेजर होगा या फिर आपके मैनेजर कौन होंगे, उन्हीं से आपको ऑर्डर मिलेगा, ये सबको बता दिया जाता है। और इससे क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आराम से अचीव कर लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि सबको पता है कि मुझे कहाँ से ऑर्डर लेना है, इस तरीके से। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब एम्प्लॉय सिर्फ वो करता है जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो खुद से तो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, सो दैट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। लिमिटेड इन द स्कोप, अब यहाँ पर इसका स्कोप भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो बन नहीं पाते हैं, और सबके सब काम में ही लगे रहते हैं, ठीक है, लिमिटेड स्कोप है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है, ये मैनेजमेंट नहीं बनाता इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को, ये तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद ब खुद बना लेते हैं, जैसे कि जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, जिनके कॉमन टेस्ट है, रिलीजियस और कम्युनल रिलेशंस है, वो सब एक बना लेते हैं। मान लो आप जो है गूगल में काम कर रहे हो, अब गूगल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद होगा, टेबल टेनिस खेलना पसंद होगा, किसी को खाना खाना पसंद होगा, किसी को आरती पूजा पाठ करना पसंद होगा, तो सबके सब कॉमन इंटरेस्ट मिलके सब अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, सब अपनी सोसाइटीज बना लेते हैं, और इससे क्या होता है, लोगों को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे मान लो अगर आपका स्कूल है, आप स्कूल में जाते हो, अगर आपको कोई फ्रेंड ना हो तो आपका स्कूल में मन लगेगा, मुश्किल है कि लगे, है ना। तो ऐसे अगर आपका ऑफिस है, ऑफिस में अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जिसके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं, तो उससे आपको जॉब करने में भी अच्छा लगेगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, फिल्म, रिलीजन, वो अपने खुद के इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से ही निकल जाता है और ओरिजिनेट हो जाता है। पर्सनल इंटरैक्शन के लिए एम्प्लॉयज एक दूसरे से पर्सनली इंटरैक्ट करते हैं, इसके कोई भी नो रिटन रूल्स और प्रोसीजर होते हैं, कोई फिक्स लाइन नहीं है कम्युनिकेशन की, और इसको मैनेजमेंट ने नहीं बनाया होता इसको, ये जो है फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड होता है। इसके एडवांटेज क्या है, स्पीड, अब यहाँ पर बहुत फास्टली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, सोशल नीड की फुलफिलमेंट जो है, जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे कि वो पूरी हो जाती है, क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अब दूसरे जो है एम्प्लॉयज दूसरे एम्प्लॉयज से फटाफट बिना झिझक के बात कर लेते हैं कि यार ये दिक्कत आ गई, देखियो एक बार, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है।
अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। एक तो ये इसमें चुगलियां होती हैं, रूमर्स फैलने लग जाती है, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी पूरे इसमें स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इसमें चेंजेस नहीं आते और ओल्ड टेक्निक के ऊपर ही ज़्यादातर लोग डिपेंड रहते हैं कि हम तो पुराने मेथड से ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, इसमें ग्रुप इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके साथ साथ क्या बोल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई ऑब्जेक्टिव है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम इसी के हिसाब से फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंस देखेंगे। फॉर्मल तो भाई इसके अंदर आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी लिखी जाती है कि किसकी क्या क्या है, वेल डिफाइंड है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क जो है वो बन जाता है। इसका नेचर देखो, ये रिजिड और स्टेबल है, ये फ्लेक्सिबल और अनस्टेबल है ना। अब इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट की अलग अलग पोजीशन जो है वहां से ही निकलता है, ठीक है। ये पर्सनल क्वालिटी से निकलता है, राइज होता है। वॉयलेशन, अगर यहाँ पर रूल्स का उल्लंघन किया फॉर्मल में तो फिर पेनल्टी और पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ पर कोई पनिशमेंट और पेनल्टी नहीं है। ये स्केलर चेन के थ्रू चलता है, फॉर्मल तो स्केलर चेन चलेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई प्लान रूट नहीं होता, जिसका जो मन करता है वो किसी से भी पूछ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इनका प्लान होता है और इसमें सोशल और कल्चरल नीड्स को फुलफिल करना इनका वो होता है मेन एम या फिर पर्पस, ठीक है। इसको मैनेजमेंट ने बनाया होता है, ये जो है वो खुद एम्प्लॉयज बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टास्क जो है बहुत अच्छे से लिखे होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं होता, ये बस रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है फॉर्म, ठीक है। अथॉरिटी जो होती है वो टॉप से लेकर बॉटम तक यानी कि डाउनवर्ड फ्लो करती है और यहाँ पर अथॉरिटी जो है वो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से फ्लो कर सकती है। ये इंडिपेंडेंट है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, ओके। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। डेलीगेशन यानी कि जैसे एक सुपीरियर है, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे वर्कर्स या फिर बहुत सारे सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं। अब जो वो सुपीरियर है फिर जो मैनेजर है वो कुछ काम जो है अपने मत्थे से हटा के अपने सबॉर्डिनेट को दे देगा कि तुम ये जो है वो काम करोगे, ठीक है। सो जिन भी इंसान को ड्यूटी मिली है, जिन भी इंसान को ड्यूटीज अलॉट हुई हैं, डेलीगेट हुई हैं, वो किसके लिए आंसरेबल है, अपने मैनेजर को या फिर अपने सुपीरियर को। तो वही होता है डेलीगेशन का मतलब कि जो इट मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट, यानी कि सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देना या फिर कुछ काम देना, इस तरीके से आप कहते हो, या फिर कुछ पावर देना, ठीक है। मैनेजर जो डेलीगेट करता है अथॉरिटी को, यानी कि जो मैनेजर होता है वो कुछ अपना पावर को डेलीगेट करता है, फिर कुछ अपने काम को डेलीगेट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सबॉर्डिनेट के बीच में कि ये आपका काम है, आपका काम है, काम आपका काम है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क, तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो मैंने काम इनको दिया है ये ढंग से करे, प्रॉपर परफॉर्मेंस हो, ठीक है। तो टू मेक श्योर दैट हिज सबॉर्डिनेट वर्क परफॉर्म ऑल द वर्क इफेक्टिवली, ये देखने के लिए कि जो काम मैंने अपने सबॉर्डिनेट को दिए हैं वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, तो उसको देखने के लिए मैनेजर्स जो है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि मैनेजर सबसे पूछता रहता है कि हाँ भाई आंसर दो, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर, तो सबॉर्डिनेट जो है वो आंसर देंगे, अकाउंटेबल होंगे किसको, अपने मैनेजर की तरफ, अपने सुपीरियर की तरफ, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, सबसे पहला अथॉरिटी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब कि डिसीजन टेकिंग के लिए पावर जो होना, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, है ना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये आपका काम है, इसकी आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही करना है, ये आपका काम है, यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू आर डूइंग अ जॉब, है ना, ये ऑब्लिगेशन है, आपके मत्थे चढ़ गई है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि आपका जो सुपीरियर आपको काम दे रहा है, आपने वो काम किया है, तो आप अपने सुपीरियर को जाके बताओगे कि मैंने यह काम कर लिया या फिर मैं इस काम करने में फेल हो गई हूँ। यू आर अकाउंटेबल, यू आर आंसरेबल टू योर सुपीरियर, इस तरीके से, है ना। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि इसका क्या मतलब होता है। एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है या फिर अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है टू देयर सबऑर्डिनेट, तो जिस इंसान को ड्यूटी मिली है वो अपने सुपीरियर को आंसरेबल है कि मैं जो हूँ मैंने काम कर लिया है या फिर मैंने काम में मैं फेल हो गई हूँ, इस तरीके से, है ना।
अब आगे देखो, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट हो सकती है, बढ़ सकती है सबॉर्डिनेट में, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो डेलीगेट नहीं की जा सकती। जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो मैनेजर को आंसर देना होता है वो और कोई नहीं दे सकता उसके बिहाफ पर। अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबॉर्डिनेट, जो काम या फिर जो पास सबॉर्डिनेट को दे दी जाती है वो उससे वापस भी ले ली जा सकती है और किसी दूसरे जने को भी वो काम दे दिया जा सकता है, ठीक है। मैनेजर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुप नहीं सकता। अगर मान लो मैनेजर ने कोई मिस्टेक कर दी हो या फिर उसके सबॉर्डिनेट ने कोई मिस्टेक कर दी हो तो वो उस चीज से छुप नहीं सकता, उसे बताना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ सेल्स ऑफ 100 यूनिट्स पर डे, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ने मार्केटिंग मैनेजर से पूछा कि क्या हम 100 यूनिट एक दिन में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर ऐसा टारगेट रख सकते हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर जो है ये जो ड्यूटी है या फिर ये जो टास्क है वो किसको डेलीगेट करेगा, डिप्यूटी सेल्स मैनेजर को। और उसने वो क्या होगा, हु फेल्स टू अचीव द टारगेट, और उसने मान लो फेल कर दिया, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया, वो उसके 70 यूनिट बिके या फिर 80 यूनिट बिके पर 100 यूनिट नहीं बिक पाए, ठीक है। सो जिस इंसान यानी मार्केटिंग मैनेजर ने किसको ड्यूटी असाइन करी थी, डेप्यूटी सेल्स को, तो मार्केटिंग मैनेजर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा चीफ एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, की सबॉर्डिनेट के हिसाब पे जो मैनेजर होगा वो ही आंसरेबल होगा टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। सो दस अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट अथॉरिटी, इसलिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसी पर्सन के पास होती है जो कि अथॉरिटी डेलीगेट करता है, ठीक। इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसको काम मिला है, जिसको काम मिला है वो ही आंसरेबल है। तो अब यहाँ पर इस केस में काम किसको मिला था, सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर को, ठीक है, तो जिसको काम मिला था वो ही आंसरेबल होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट को काम मिला तो सबऑर्डिनेट ही आंसरेबल होगा, जस्ट लाइक दैट, है ना। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि किस तरीके से अथॉरिटी के डेलीगेशन का प्रोसेस होता है। अब ये जो प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को ट्रेन करता है, जो भी उनको सबॉर्डिनेट को काम मिला है, जो भी सबॉर्डिनेट को जॉब मिली है, मैनेजर का काम होता है कि वो उनको ट्रेन करे, ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉय को अलग सा टास्क मिल गया, न्यू टास्क मिल गया डिफरेंट लैंग्वेज में, तो ये मैनेजर का काम होता है कि उस सबॉर्डिनेट को उस लैंग्वेज में सबसे पहले ट्रेन करे और डेवलप करे उसकी स्किल्स, ताकि वो नए नए टास्क जो परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो ये कुछ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था। अब यहाँ पर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस है। जैसे कि अथॉरिटी में हम राइट टू कमांड की हम कमांड दे देते हैं, मैनेजर जो है सुपीरियर को, सॉरी सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे देता है। अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन से आती है, डाउनवर्ड होती है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, इस तरीके से ऐसे फ्लो होता है इसका, है ना, कि किसी भी टाइम हम विड्रॉ कर सकते हैं नोटिस देके, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये आपको काम करना ही करना, ऑब्लिगेशन है, डेलीगेटेड अथॉरिटी से अराइज होता है, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड फ्लो होता है इसका, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, और इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, इसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो दे ही दी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो आपको टास्क दिया था उसका आउटकम क्या निकला, फेल हो या पास, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है, इसका अपवर्ड फ्लो होता है, मतलब कि सबॉर्डिनेट से लेकर सुपीरियर तक वो आंसरेबल होता है, और इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब अगर किसी इंसान को अलर्ट हो गई तो उसी को हो ही गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम क्यों अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, ये देखो, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है उसका वर्कलोड कम हो जाए, मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाए, सबॉर्डिनेट के अंदर काम बढ़ जाए, है ना। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, हर एम्प्लॉय को अलग अलग काम मिलता है, उस काम को करता है तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। क्विक और बेटर डिसीजन पॉसिबल हो सकते हैं, कि हम जल्दी जल्दी और सही डिसीजन ले सकते हैं। हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट, की सबॉर्डिनेट का जो मोरल है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी काबिलियत को दिखाएं। बेटर कोऑर्डिनेशन, सब जो है आराम से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, सबको अपनी पावर, ड्यूटी, आंसर का पता होता है कि उन्हें किसको आंसर देना है, ठीक है। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आराम से इस्टेब्लिश होती है, तो बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में अभी हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में हमारे बिजनेस के, कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है।
लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ऐसा माना जाता था कि टॉप लेवल ही सिर्फ सारे डिसीजन बनाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हर लेवल जो है अपने डिसीजन खुद ले सकता है ना। लेकिन अपने काम के, अपने जॉब के, मैं मान लो जैसे कि सबॉर्डिनेट के पास कोई काम आए कि तुझे ये काम करना है, तो वो सबॉर्डिनेट अपने डिसीजन खुद ले सकता है कि मुझे काम कैसे और किस तरीके से करना है। ही हैज राइट टू टेक हिज ओन डिसीजन रिगार्डिंग टू दैट जॉब, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब कि अथॉरिटी टू टेक डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप टू लोअर लेवल तक, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहेगी और बाकी सारी अथॉरिटी जो है मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में चली जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि लोअर लेवल वालों को भी डिसीजन अगर लेने दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके पास भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको भी पता चलता है कि हर प्रॉब्लम में कैसे आपको डिसीजन लेना है। अब एक डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन भी यहाँ दी हुई है एलन के द्वारा, ओके। अब सेंट्रलाइजेशन क्या मतलब होता है कि डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल ही लेगी, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डिसीजन ले सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी एक फर्म प्रॉपर ना तो पूरी सेंट्रलाइज होती है ना पूरी डिसेंट्रलाइज होती है, दोनों में बैलेंस बन के रहता है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज फर्म में क्या होता है, टॉप लेवल का जो काम होता है वो क्या होता है कि पॉलिसी और डिसीजन बनाना पूरे फर्म के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाना, और मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या क्या काम रहता है कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग टू देयर जॉब या फिर जो उनको काम अलॉट किया गया है, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या बताया हुआ है कि सबके पास अथॉरिटी है, सबके पास पावर है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि टॉप लेवल के हाथ में ही सिर्फ पावर रहेगी डिसीजन लेने की। अब यहाँ पर इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम चांस होते हैं मिडिल और लोअर लेवल के लिए कि उन्हें खुद के डिसीजन लेने हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज या फिर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती है, ठीक है। टुगेदर एग्जिस्ट करेंगे, बैलेंस बनाने की जरूरत है दोनों में, मतलब दोनों ही होंगे, है ना। और एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहेगी तो वो डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा आती रहेगी। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज भी होती है और डिसेंट्रलाइज भी होती है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का कि एक तो सबऑर्डिनेट में थोड़ा हौसला आता है कि हाँ हम भी डिसीजन ले सकते हैं, क्विक और बेटर डिसीजन लिए जा सकते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव का वर्कलोड कम हो जाता है, मैनेजरियल की डेवलपमेंट होती है, सबकी डेवलपमेंट होती है, कंट्रोल अच्छे से हो पाता है, ठीक है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस है वो भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। डेलीगेशन में क्या होता है, ये कंपलसरी एक्ट होता है, ये तो आपको करना ही करना, मतलब हर एक मैनेजर को ड्यूटीज बांटनी ही बांटनी अपने सबऑर्डिनेट में। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। डेलीगेशन में लेस फ्रीडम होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम होती है। यहाँ पर आप टास्क और अथॉरिटी को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है वो फिर बाद में नीचे नीचे भी बाकी सारे लोग भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। इसका स्कोप नैरो होता है, इसका स्कोप वाइड होता है, और इसमें बर्डन जो है मैनेजर का वो रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर जो इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो इंसान आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, उनका रोल और पावर जो है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन करना है। और साथ के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है, एंड वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।